सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 5 रोज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्तिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नारान, हुज़ा, स्कर्दू और बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में सर्द और खुशगवार मौसम बरकरार रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में आज भी फिजा का मेयार इंतहाई मुज़िर सेहत है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद की फिजा सबसे ज्यादा आलूदा रिकॉर्ड की गई, जहां पार्टिक्यूलेट मीटर की मिकदार 487 रिकॉर्ड हुई। मुल्तान में 482 और लाहौर में 316 रिकॉर्ड की गई। 27वीं आईनी तरमीम पर कायमा कमेटी में वोटिंग का इम्कान। पार्लिमान की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ में आईनी तरमीम पर आज वोटिंग मुतवक्के है। जमीयत उलमाए इस्लाम ने कमेटी के इजलास का बाइकॉट किया, जबकि तहरीकन इंसाफ ने तरमीम पर बहस के लिए मुकम्मल ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा किया। सेनेटर अली जफर का कहना है कि तरमीम का मसवदा अभी मिला है, बगैर पढ़े बहस मुमकिन नहीं। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक के मुताबिक 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जबकि बाकी 20% आज तय किए जाएंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तमाम सियासी जमातों को इजलास में शिरकत की दावत दी और कहा कि 100% इत्तेफाक राय तक मशावरत जारी रहेगी। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहियात करार। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश कर दी गई। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे ताहियात होंगे। इन ओहदेदारों को वर्दी पहनने और तमाम मुराआत बरकरार रखने की इजाजत होगी। उन्हें सदन ममलुकत की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। मुद्दत कमान मुकम्मल होने के बाद वफाकी हुकूमत उन्हें रियासती मुफाद में कोई जिम्मेदारी दे सकेगी। उन ओहदों को सिर्फ पार्लिमान की मंजूरी से खत्म किया जा सकेगा, जबकि कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का खिताब वापस नहीं ले सकेगा। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में मुल्क में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की सिफारिश की गई है। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को हासिल होगा, और अगर कोई जज तबादला तस्लीम करने से इनकार करे तो इसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। सदन ममलुकत के खिलाफ ताहियात और गवर्नर के खिलाफ उनकी मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। आईनी मामलात वफाकी आईनी अदालत को भेजे जाएंगे, जबकि आर्टिकल 184 के तहत अज़ खुद नोटिस का इख्तियार खत्म कर दिया गया है। वजीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना हासिल होगा। अपोजिशन इत्तेहाद का एहतिजाजी तहरीक का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुखगिर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। सरबरा इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं, इसलिए अवामी तहरीक चलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। महमूद अचकज़ई ने कहा कि उनकी जमात अवाम के पास जा रही है ताकि तरमीम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा सके। अल्लामा इकबाल का 148वां औम पैदाइश। शायन मशरिक़ अल्लामा इकबाल के 148वें औम पैदाइश के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। पाक बहरिया के चाक व चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी रेयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। तकरीब में मरूफ गुलकारों ने इकबाल के अशार को नग़मों की सूरत में पेश किया और उनके उफ़कार को खराजिन अक़ीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और उसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल के पैगाम पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के औम पैदाइश पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इकबाल के उफ़कार पर अमल से ही पाकिस्तान एक एतदाल पसंद और फलाही रियासत बन सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लामा इकबाल ने कौम की समत मुतय्यन की और क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को काफ़िले को मंजिल की जानिब ले जाने का हौसला दिया। पाकिस्तान हांगकांग 6 के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर हांगकांग 6 के फाइनल में जगह बना ली। सेमी फाइनल में पाकिस्तान ने 122 रन्स का हदफ दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 120 रन्स बना सकी। शायकीन जियोसपर और इमाइक ओपन पर मैच की लाइव कवरेज देख सकते हैं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सीरीज जीत ली।
पाकिस्तान ने तीसरे एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज दवाक से अपने नाम कर ली। मेहमान टीम 143 रन्स बनाकर आउट हो गई। क्विंटन डी कॉक 53 रन्स बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने हदफ 26 ओवर में हासिल किया। साइम अयूब ने 77 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि मोहम्मद रिजवान 32 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान बाबर आजम 27 रन्स बनाकर आउट हुए और उन्होंने बैन अल अक़वामी क्रिकेट में 15,000 रन्स मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी बाउलर्स की शानदार कारकर्दगी। तीसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तानी बाउलर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। डी कॉक और प्रिटोर्सा की 72 रन्स की शिराकत के बाद किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पर ठहरने ना दिया। सिर्फ 71 रन्स के इजाफे से बकिया 9 विकेटें हासिल कर ले। अबरार अहमद ने 27 रन्स के एवज 4 विकेटें हासिल की, जबकि शाहीन शाह आफरीदी, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। वजीर आज़म का बाकू में खिताब। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमार्क हक ए में दुनिया ने पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतें देखीं। कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तकबिल पर नजर रखनी है। आज़रबाईजान के अमन फतह पर दारुल हुकूमत बाकू में परेड से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि भारत की जारहियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की के शुक्रगुजार हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अल्फ ने कहा कि मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक का साथ हमारे लिए बाइस फख्र है। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए, जबकि पाक फौज के खुसूसी दस्ते और हेलीकॉप्टर्स ने तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मिलकर फलाई पास्ट में हिस्सा लिया। वजीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे। मुलाकात में पाक-तुर्क ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गौर किया गया। वजीर आज़म ने कहा कि पाक-तुर्क दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और पायदार ताल्लुकात की अक्कासी करती है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में यह भी तय पाया कि तुर्की का एक वज़ारती वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मोहसिन नकवी की कराची में अहम मुलाकातें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल अर्रहमान ने भी इसी मौजू पर बिलावल हाउस कराची में सदर ममलकत से मुलाकात की, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। आईनी मामलात पर मुशावरत जारी। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी की मुशावरत से फैसला किया गया है कि जिन मामलात पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, जैसे NFC अवार्ड, उन्हें पार्लिमान में पेश नहीं किया जाएगा बल्कि बाद में बात की जाएगी। पीपल्स पार्टी पर अपोजिशन की तनकीद के जवाब में सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन पर कभी कोई कदगन नहीं आने दी और पार्टी हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए सरगर्म रही है। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। अब आईनी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत में सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे, जबकि आर्टिकल 184 अज़ खुद नोटिस खत्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। तरमीमी मुसव्वदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया है, जिसके मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी और उनकी तकर्री का तरीक़ाकार भी तब्दील होगा। नए अदालती कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे, जबकि वजीर आज़म और सदर को भी तकर्री में कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लिमान को जजों की तादाद मुकर्रर करने का इख्तियार दिया जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वोटिंग की सूरत हाल। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पार्लिमान में 2/3 अक्सरियत दरकार है। हुकूमत को सेनेट से 66 और कौमी असेंबली से 224 वोट दरकार होंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, मुस्लिम लीग नून के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ
کہ ایک سینیٹر اور 3 آزاد سینیٹر حکومتی بینچوں پر ہے۔ اگر اپوزیشن بینچوں پر موجود انوار الحق کاکڑ، اسد قاسم اور فیصل واوڈا بھی حمایت کریں تو حکومتی ووٹ 61 ہو جائیں گے۔ پچھلی 26 ترمیم میں آزاد سینیٹر نازش احسان اور ANP کے 3 سینیٹرز نے بھی حکومت کی حمایت کی تھی، اس طرح 65 ووٹ حاصل ہونے کا امکان ہے۔ اپوزیشن بینچوں پر PTI کے 14 GUI فے کے ساتھ PTI کے حمایت یافتہ 6 آزاد MWM اور سنی اتحاد کونسل کے ایک سینیٹر ہیں۔ PTI کے مراد سعید نے ابھی حلف نہیں اٹھایا، لہذا آئینی ترمیم کی مخالفت میں ممکنہ طور پر صرف 30 ووٹ ہوں گے۔ ہنگو میں پولیس اور دہشت گردوں کا مقابلہ۔ ہنگو میں پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے جائے وقوع سے کلاشنکوف دستی بم اور بارودی مواد برآمد کر لیا۔ کراچی میں غیر قانونی مقیم افغان شہری گرفتار۔ کراچی کے علاقے جمشید کوارٹرز پولیس نے اطراف کی آبادیوں میں کارروائی کرتے ہوئے 45 غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افغان باشندوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر کے انہیں کیمپ آفس بھیج دیا گیا۔ سرگودھا میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک۔ سرگودھا کے گاؤں 44 جیم بے کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک اور 2 فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ ہلاک ڈاکو پولیس حراست سے فرار تھے اور ان پر خواتین سے زیادتی کے الزامات بھی تھے۔ MQM کا عوامی اجتماع، کامران ٹیسوری کا خطاب۔ کراچی کے علاقے سوارجانی ٹاؤن میں متحدہ قومی موومنٹ کے زیر اہتمام عوامی اجتماع ہوا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ واٹر کارپوریشن سرجانی میں کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی ہے اور عوام کو شناختی کارڈ کے حصول میں مشکلات درپیش ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ IG سندھ سے علاقے میں ایک نیا تھانہ قائم کرنے کی سفارش کریں گے۔ فاروق ستار نے خطاب میں کہا کہ کراچی انسان قدیمہ کا منظر پیش کر رہا ہے، صوبائی حکومت نے کراچی اور حیدرآباد کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا۔ انہوں نے کہا کہ 40 ارب روپے کا پیکج MQM کی گورننس کی بدولت کراچی کو ملا اور منصوبے کی تکمیل جلد متوقع ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی افواج کے غزہ پر حملے بند نہ ہو سکے۔ 8 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 69,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق متعدد رہائشی علاقوں میں بمباری سے درجنوں بچے اور خواتین جاں بحق ہوئے۔ ملبے میں دبے لاشوں کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ اسرائیل نے مزید 15 فلسطینی قیدیوں کی میتیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دی ہیں، جبکہ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کی۔ غزہ میں موجود یرغمالیوں کی باقی لاشوں کی تعداد 5 رہ گئی ہے۔ لبنان پر بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں، جن میں 3 افراد شہید ہوئے۔ شامی صدر کا تاریخی امریکی دورہ۔ شام کے صدر احمد الشرا تاریخی سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ کسی بھی شامی صدر کا امریکہ کا پہلا دورہ ہے۔ امریکہ آمد کے بعد شامی صدر نے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر بریٹ کوپر کے ساتھ باسکٹ بال کھیلی۔ احمد الشرا 20 سال قبل عراق میں امریکی فوج کی قید میں رہے ہیں اور 11 ماہ پہلے تک ان کے سر پر $10 ملین کا انعام مقرر تھا۔ آئرلینڈ کی فٹ بال ایسوسی ایشن کا اسرائیل کے خلاف اقدام۔ آئرلینڈ کی فٹ بال ایسوسی ایشن نے اسرائیل کے خلاف پابندی کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ تنظیم نے یوفا سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی فٹ بال ٹیم پر فوری پابندی عائد کی جائے۔ برازیل میں طوفانی بگولے سے تباہی۔ برازیل کی ریاست پرانا میں شدید طوفانی بگولے نے تباہی مچا دی۔ شہری دفاع کے مطابق 6 افراد ہلاک اور 750 زخمی ہوئے۔ مشہور سائنسدان جیمز واٹسن کا انتقال۔ عالمی شہرت یافتہ سائنسدان اور انسانی DNA کی ساخت دریافت کرنے والے جیمز واٹسن انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 97 سال تھی۔ جیمز واٹسن نے اپنے ساتھی سائنسدان فرانسس کریک کے ساتھ مل کر DNA کے ڈبل ہیلکس سٹرکچر کی دریافت کی تھی، جس پر 1962 میں انہیں فرانسس کریک اور موریس ولکنز کو طب کا نوبیل انعام دیا گیا تھا۔ PM یوتھ پروگرام کے تحت لاہور قلندرز کا کرکٹ منصوبہ۔ لاہور قلندرز نے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت کرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے ٹرائلز مکمل کر لیے۔ صوبائی سطح پر ٹورنامنٹس کا مرحلہ جاری ہے۔
کراچی میں سندھ کے منتخب کھلاڑیوں کے درمیان ایونٹ مکمل ہوا۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو نیشنل لیگ کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ تھل جیپ ریلی اور ثقافتی میلے کی سرگرمیاں۔ 10ویں تھل جیپ ریلی کا فائنل راؤنڈ جاری ہے۔ پری پریڈ کیٹیگری کے ارسس کوٹ ادو مظفر گڑھ اور لیا کے 200 کلومیٹر طویل ٹریک پر دوڑ رہے ہیں۔ جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کونسل کراچی میں رنگا رنگ ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری ہے۔ فیسٹیول کے 9ویں روز ورکشاپس، فلم اسکریننگ اور تھیٹر شو منعقد کیے گئے۔ پاکستانی پینٹرز کے فن پارے غیر ملکی فنکاروں کی توجہ کا مرکز بنے، جبکہ برطانیہ، جرمنی، چین، فن لینڈ اور ہنگری سمیت مختلف ممالک کے فنکاروں نے پاکستانی فن پاروں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔